बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टेंसेस शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि टेंस किसे कहते हैं। टेंस की जमा है, टेंस का माना है ज़माना, तो टेंसेस का माना हुआ ज़माने। वक्त का ही दूसरा नाम ज़माना है। वक्त जब मौजूद होता है तो ज़माना हाल होता है, जब गुज़र जाता है तो ज़माना माजी बन जाता है, और जो वक्त अभी आने वाला होता है उसको ज़माना मुस्तक़बिल कहते हैं। तो इस तरह बुनियादी तौर पर ज़माने सिर्फ़ 3 ही हैं जो कि मंदरज ज़ेल हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, ज़माना हाल यानी मौजूदा ज़माना। नंबर 2 पास्ट टेंस, ज़माना माजी यानी गुज़रा हुआ ज़माना। नंबर 3 फ्यूचर टेंस, ज़माना मुस्तक़बिल यानी आने वाला ज़माना। तो इस तरह बुनियादी तौर पर 3 ज़माने हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर आगे इनमें से हर एक की 4-4 किस्में हैं। नंबर 1 इंडेफिनेट यानी मुतलक। नंबर 2 कॉन्टीन्यूअस यानी जारी। नंबर 3 परफेक्ट यानी मुकम्मल। नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस यानी मुकम्मल जारी। तो 3 ज़माने जो हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनमें से हर एक की 4-4 किस्में हैं। प्रेजेंट की भी ये 4 किस्में हैं, पास्ट की भी यही 4 किस्में हैं और फ्यूचर की भी यही 4 किस्में हैं। तो इस तरह कुल 12 टेंसेस बन जाते हैं। तो अब तीनों टेंस जो हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनमें से हर एक के साथ ये 4-4 किस्में लगाकर देखें तो ये 12 टेंस इस तरह बनते हैं। प्रेजेंट की 4 किस्में। नंबर 1 प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ये 4 किस्में प्रेजेंट की हो गई। पांचवी किस्म पास्ट इनडेफिनेट टेंस। नंबर 6 पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। नंबर 7 पास्ट परफेक्ट टेंस और नंबर 8 पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पास्ट की ये 4 किस्में हो गई। और इसी तरह फ्यूचर की भी यही 4 किस्में हैं। फ्यूचर के साथ इनडेफिनेट लगेगा, कंटिन्यूअस लगेगा, परफेक्ट लगेगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा। तो फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस, नंबर 10 पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 11 पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और नंबर 12 पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये कुल 12 टेंस इस तरह बनते हैं। टेंसेस पढ़ते वक्त जिन अल्फाज का बार बार ज़िक्र आएगा उनका जानना इंतहाई ज़रूरी है। वो 3 अल्फाज हैं जिनका ज़िक्र बार बार आएगा, तो इनको अज़बर याद कर लेना चाहिए। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 ऑब्जेक्ट और नंबर 3 वर्ब। सब्जेक्ट फ़ाइल को कहते हैं यानी काम करने वाला। ऑब्जेक्ट मफ़ूल को कहते हैं यानी जिस पर काम वाक़ हो रहा होता है। और वर्ब फ़ेल को कहते हैं यानी जो काम किया जा रहा होता है उस काम को वर्ब कहते हैं इंग्लिश में और उर्दू में फ़ेल कहते हैं। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब इंग्लिश के लफ्ज़ हैं और फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल उर्दू के लफ्ज़ हैं। फ़ाइल को सब्जेक्ट कहते हैं, मफ़ूल को ऑब्जेक्ट कहते हैं और फ़ेल को वर्ब कहते हैं। जी, तो हम 12 टेंसेस जो हैं उन सब को भी तफ़सील इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। आज हम पहला टेंस पढ़ते हैं उन 12 में से। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इस टेंस को पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन ठोक दें और अपने दोस्तों और अजीज़ व अक़ारिब के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जी, तो शुरू करते हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यानी ज़माना हाल मुतलक। तारीफ़ इसकी ये है किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए। किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए। मसलन वो स्कूल जाता है, अली क्रिकेट खेलता है। तो देखें स्कूल का जाना और क्रिकेट का खेलना ये मौजूदा ज़माने में वाक़ हो रहे हैं। इस वजह से ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है कि इसमें काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जा रहा है। अब है जी कि इस
टेंस की हमें पहचान कैसे होगी, यानी उर्दू फ़िक्रे को देखकर हमें कैसे समझ आएगा कि 12 टेंसेस में से ये पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो बड़ा ही आसान है जी। पहचान इसकी यह है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ती हैं, ता हूँ, ती हूँ वगैरह वगैरह इस किस्म के अल्फाज आते हैं। ता है, ती है, इस तरह का जो लफ्ज़ आएगा तो फ़ौरन ये समझ आ जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और उसके बनाने का जो तरीका है फिर वो हम अप्लाई करके फ़ौरन से इंग्लिश का जुमला बना सकते हैं। देखें, मिसाल को देख लें। वो स्कूल जाता है, ता है आखिर में आ गया है। अली क्रिकेट खेलता है, ता है आखिर में आ गया है। तो फ़ौरन इस तरह के जुमले को देखकर ये समझ आ जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये तो समझ आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमें पता चल जाएगा। तो इस तरह के जुमले को हम कैसे हल करेंगे, अंग्रेज़ी में तर्जमा कैसे करेंगे? तो अंग्रेज़ी में तर्जमा करने का बड़ा ही आसान तरीका है जी। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएं, दूसरे नंबर पर वर्ब की पहली फॉर्म लगाएं और तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट लगाएं। सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज़ें लगाएं, जुमला पूरा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं सब्जेक्ट है, फ़ाइल है। उसके बाद पढ़ता हूँ ये वर्ब है और किताब ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इंग्लिश में सब्जेक्ट लगेगा आई, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, वर्ब है रीड, और तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट लगेगा, वो है आ बुक। तो मैं किताब पढ़ता हूँ, इसकी इंग्लिश आई रीड आ बुक। इसी तरह दूसरा जुमला देखें जी, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो उर्दू में ये तरतीब होती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और तीसरे नंबर पर वर्ब आता है। इंग्लिश की तरतीब ये होती है कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, दूसरे नंबर पर वर्ब आता है और तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट आता है। तो जो उर्दू का जुमला होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और इंग्लिश में भी सबसे पहले सब्जेक्ट है। तो जिस तरह हम क्रिकेट खेलते हैं इसमें हम है, उधर से इंग्लिश इसकी वी है। जिस तरह सब्जेक्ट शुरू में है उर्दू के जुमले में, इसी तरह इंग्लिश के जुमले में भी शुरू में सब्जेक्ट ही है। दूसरे नंबर पर उर्दू में ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इंग्लिश में दूसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट नहीं लगाना, दूसरे नंबर पर वर्ब लगाना है, जो कि खेलते हैं है उर्दू में, तो इसकी इंग्लिश प्ले। और तीसरे नंबर पर इंग्लिश में ऑब्जेक्ट लगता है जो कि उर्दू में दूसरे नंबर पर होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हम क्रिकेट खेलते हैं, इसकी इंग्लिश वी प्ले क्रिकेट। तुम झूठ बोलते हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू, तुम, उसके बाद बोलते हो कि इंग्लिश टेल हो गई वर्ब, और तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट है आलाई यानी झूठ, यू टेल आलाई। अगला जुमला है जी, वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। वो की इंग्लिश दे हो गई सब्जेक्ट, उसके बाद हमने कहा कि वर्ब लगाना है तो गो है जाना, और उसके बाद स्कूल ऑब्जेक्ट लग गया। तो आसान है जी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएं, फिर वर्ब लगाएं और तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट लगाएं, आपका जुमला पूरा हो जाएगा। अली और अकरम इकट्ठे खेलते हैं, अली एंड अकरम प्ले टुगेदर। अच्छा जी, अब एक उसूल है इसका, वो जहन में रखें कि अगर फ़ाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा करते हैं। अच्छा जी, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या चीज़ है? थर्ड पर्सन सिंगुलर ये 4 चीज़ें हैं, ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने। ही, शी, इट और वाहिद नाम। ही आ जाए सब्जेक्ट यानी ही हो, सब्जेक्ट शी हो, सब्जेक्ट इट हो, या कोई भी नाम हो तो उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। इनमें से कोई भी अगर फ़ाइल आ जाए तो फिर जो फ़ेल है उसके साथ एस या ई एस का इजाफ़ा ज़रूर करना है। एस या ई एस का इजाफ़ा एस का करेंगे या ई एस का, ये बात थोड़ी आगे चल के हम आपको बताते हैं। पहले ये जुमले देख लें। वो स्कूल जाता है, अब इसकी वो की इंग्लिश ही है, तो ही ऊपर देखें आप थर्ड पर्सन सिंगुलर में से है, तो इसलिए अब जो फ़ेल आगे गो है जिसका माना जाना है, इसके साथ ई एस का इजाफ़ा हुआ है, इसलिए ही गो टू स्कूल नहीं है, ही गोज़ टू स्कूल है। सब्जेक्ट ही के बाद जो वर्ब आ रहा है गो, उसके साथ ई एस का इजाफ़ा किया है हमने। क्यों? इसलिए कि जो सब्जेक्ट है, फ़ाइल है ही, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की पहली फॉर्म गो जो है उसके साथ ई एस का इजाफ़ा हुआ है। दूसरा जुमला, सलमा कपड़े धोती है, सलमा वॉशेज़ क्लॉथ्स। इसमें भी देखें
धोना की इंग्लिश वाश है। दूसरे नंबर पर जो वर्ब आ रहा है WASHE, इसके साथ जो S का इजाफा हुआ है वो इसलिए हुआ है कि सब्जेक्ट सलमा जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए जो फेल की पहली फॉर्म वाश है उसके साथ S का इजाफा हुआ है। इसी तरह सूरज मगरब में गुरूब होता है, दी सन सेट्स इन दी वेस्ट, तो इसमें भी दी सन सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब सेट जो आ रहा है इसके साथ S लगा हुआ है। इस S का इजाफा इसलिए हुआ है कि सब्जेक्ट दी सन जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसलिए सेट वर्ब के साथ S का इजाफा हुआ है। और इसी तरह अगला जुमला, वो बड़ों की इज़्ज़त करता है, ही रेस्पेक्ट्स एल्डर्स, तो ही सब्जेक्ट, उसके बाद रेस्पेक्ट वर्ब है, इसके साथ S का इजाफा हुआ है, इसलिए कि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। फाइल जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो फेल की पहली फॉर्म जो है उसके साथ S या ES का इजाफा ज़रूरी है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है थर्ड पर्सन की उर्दू में पहचान, कि हम पीछे कहते आ रहे हैं कि अगर फ़ाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो फिर फेल की पहली फॉर्म के साथ S या ES का इजाफा होगा। तो थर्ड पर्सन की हमें उर्दू जुमले को देखकर कैसे पहचान होगी, उर्दू के जुमले को देखकर हम कैसे समझेंगे कि फ़ाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर है? तो बड़ा आसान है जी, कि अगर उर्दू फ़िक्र के आखिर में है का लफ्ज़ आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि शुरू में फ़ाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अभी जो जुमले हमने बताए हैं उनको देख लें। वो स्कूल जाता है, सलमा कपड़े धोती है, सूरज मगरब में गुरूब होता है, वो बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, सब के आखिर में देखें है आ रहा है, तो इनको देखकर ये समझ आ जाएगा कि फ़ाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और फिर हम फेल की पहली फॉर्म के साथ S या ES का इजाफा कर देंगे। अगली बात कि S और ES का फ़र्क क्या है। हम कह रहे हैं कि अगर फ़ाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो फिर फेल की पहली फॉर्म के साथ S या ES का इजाफा होगा। S का कहाँ पर इजाफा होगा, ES का इजाफा कहाँ पर होगा, तो इनमें फ़र्क क्या है, तो इसको देख लें जी। जिन वर्ब्स के आखिर में मंदरजा झेल हरूफ होंगे वहाँ पर ES का इजाफा होगा, और उनके अलावा जितने भी अफ़ाल होंगे उनमें सिर्फ S का इजाफा होगा। वो हरूफ कौन से हैं? पहला है CH, जैसे मिसाल के तौर पर फेल है टीच यानी सिखाना, रीच पहुंचना, कैच पकड़ना, इनके आखिर में देखें CH आ रहा है, तो इनके साथ ES का इजाफा होगा। इसी तरह अगर SH ये हर्फ आ जाए, जैसे वाश, फिनिश, पनिश, ये ऐसे अफ़ाल हैं कि इनके आखिर में SH आ रहा है, तो इनके साथ भी ES का इजाफा होगा। इसी तरह डबल S, जैसे क्रॉस, पास, किस, मिस, इन सब के आखिर में डबल S आ रहा है, तो इनके साथ भी ES का इजाफा होगा। इसी तरह अगर O का लफ्ज़ आ जाए, जैसे गो, डू, इनके आखिर में O आ रहा है, तो इनके साथ भी ES का इजाफा। इसी तरह X, जैसे मिक्स और फिक्स है कि इनके आखिर में X आ रहा है, तो ऐसे अफ़आल जिनके आखिर में इन 5 हरफों में से कोई आ जाए तो वहाँ ES का इजाफा होगा, वरना सिर्फ S का इजाफा होगा। ये 5 हर्फ ये हैं CH, SH, डबल S, O और X, इनको याद कर लेना चाहिए, CH, SH, डबल S, O और X। इनके अलावा अगर कोई ऐसा फ़ेल है जिसके आखिर में इन हरफों के अलावा कोई हर्फ आता है तो वहाँ पर सिर्फ S का इजाफा होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ड्रिंक, इसका माना है पीना, DRINK, ड्रिंक, तो आखिर में देखें K आ रहा है, CH, SH, डबल S, O और X इनमें से नहीं है तो उसके साथ सिर्फ S का इजाफा होगा। मिसाल के तौर पर अगर जुमला आ जाए वो दूध पीता है, तो इसकी इंग्लिश ही ड्रिंक्स मिल्क, DRINKS, ES नहीं लगाना, S लगाना है, क्योंकि वर्ब ये ऐसा वर्ब है ड्रिंक के इसके आखिर में K आ रहा है, तो इन 5 हरफों में से नहीं है, इसलिए सिर्फ S का इजाफा होगा। ये सारे जुमले जो अब आपको नज़र आ रहे हैं ये ऐसे जुमले हैं कि इनमें फ़ाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर है और फेल की जो पहली फॉर्म है उसके साथ S या ES का इजाफा हुआ है। पहला जुमला देखें, वो वक्त पर पहुंचता है। अब उर्दू की जो पहचान हमने बताई है उसमें हमने ये कहा है कि अगर उर्दू के जुमले के आखिर में है आ रहा है तो आप समझ जाएं कि फ़ाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर है। उसको भी देखकर आपको समझ आ गया कि फ़ाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और इंग्लिश के जुमले को देखकर भी आपको समझ आ जाना चाहिए कि फ़ाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम जो भी हो तो उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। तो शुरू में ही आ रहा है तो इसलिए ये फ़ाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो आगे जो फेल है रीच, उसके साथ ES का इजाफा हुआ है। ES का क्यों हुआ है?
क्योंकि देखें रीच के आखिर में CH आ रहा है, तो ये उन 5 हरफों में से है, इसलिए ES का इजाफा। वो वक्त पर पहुंचता है, ही रीच इन टाइम। टीचर तालिब इल्मों को सजा देता है, द टीचर पनिश द स्टूडेंट्स। गवाला दूध में पानी मिलाता है, मिल्क मैन मिक्सेज वाटर इन मिल्क। देखें मिक्स MIX मिक्स वर्ब है, इसके साथ ES का इजाफा हुआ है क्योंकि आखिर में X आया है। वो दरिया अबूर करता है, ही क्रॉसेज द रिवर। CROSS क्रॉस होता है अबूर करना, पार करना। इसके साथ ES का इजाफा हुआ है, क्यों? फाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए फेल की पहली फॉर्म क्रॉस जो है इसके साथ ES का इजाफा हुआ है। ES का इसलिए हुआ है कि आखिर में डबल S आ रहा है। वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। वो रोती है, शी वीप्स। वो हमें इंग्लिश पढ़ाता है, ही टीच अस इंग्लिश। असलम दरवाजे पर दस्तक देता है, असलम नॉक्स एट द डोर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हैं उनका हमने तरीका पढ़ लिया। खुलासे के तौर पर मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फ़ेल हाल मुतलक जो है, इसका जो भी जुमला आएगा उसकी पहचान हमें उर्दू जुमले को देखकर इस तरह होगी कि आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आएगा। और जब पहचान हो जाएगी पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। तो उसको बनाने का बड़ा आसान तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएं, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाएं और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएं, जुमला मुकम्मल हो जाएगा। और अगर फाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फिर फेल की पहली फॉर्म के साथ S या ES का इजाफा होगा। आज आगे हम पढ़ रहे हैं जी, पॉजिटिव सेंटेंसेस हमारे क्लियर हो गए हैं। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले। तो नफ़ी के जो फ़िक़रात हैं इनका क्या तरीका है बनाने का? तो इनमें 2 चीज़ों का आपने इजाफ़ा करना है। जो मुस्बत जुमले हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, उनका तरीका हमने ये पढ़ा कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएं। यानी 3 चीज़ें थीं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं यानी मनफी जुमले हैं, इनमें 2 चीज़ों का इजाफा हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, डू या डज़। उसके बाद नॉट लगाना है और फिर आगे वही 2 चीज़ें हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये कुल 5 चीज़ें हो गई। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट, ये इन 2 चीज़ों का इजाफा होगा नफ़ी के फ़िक़रात में। तो अब हेल्पिंग वर्ब जो है डज़ या डू, इनमें से कौन सा किसके साथ लगेगा? तो ही, शी, इट या वाहिद नाम जो है यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर इनको कहते हैं, इनके साथ डज़ नॉट लगेगा। और आई, वी, यू, दे या जमा नाम जो होगा उसके साथ डू नॉट लगेगा। जुमले देख लें ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर पहला जुमला, वो अपना वक्त ज़ाय नहीं करता है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है जो कि ही है। उसके बाद डज़ नॉट लगेगा क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ डज़ नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब डज़ के साथ नॉट लगेगा और फिर वेस्ट वर्ब लगेगा और आखिर में हिज टाइम ऑब्जेक्ट लगेगा। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद, और उसके बाद नॉट है, उसके बाद वेस्ट वर्ब है और आखिर में ऑब्जेक्ट है। तो ये मनफी जुमला बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। वो अपना वक्त ज़ाय नहीं करता है, ही डज़ नॉट वेस्ट हिज टाइम। मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले हॉकी। हम झूठ नहीं बोलते हैं, वी डू नॉट टेल अ लाई। तुम दूध नहीं पीते हो, यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क। वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो आई के साथ भी डू नॉट लगा है, वी के साथ डू नॉट, यू के साथ डू नॉट, दे के साथ डू नॉट। ये दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां जुमला जो है इनमें देख लें, आई, वी, यू, दे ये जो आए हैं इनके साथ डू नॉट लगा है। और पहला जुमला जो ही है उसके साथ डज़ लगा है। इसी तरह वाहिद नाम की मिसाल, जैसे अली झूठ नहीं बोलता है, आखिरी से पहला जुमला, अली झूठ नहीं बोलता है। अली वाहिद नाम है तो इसके साथ डज़ नॉट लगा है, अली डज़ नॉट टेल अ लाई। सलमा किताब नहीं पढ़ती है, सलमा डज़ नॉट रीड अ बुक। जी, तो इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आ गए, सवालिया फ़िक़रात। पॉजिटिव सेंटेंस भी हमने पढ़ लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस भी हमने पढ़ लिए। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं यानी सवालिया फ़िक़रात। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर कोई जुमला ऐसा है जो सवालिया है तो उसको हम कैसे बनाएंगे? उर्दू फ़िक़रा कैसा होगा, उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? बड़ा ही आसान है। बनाने का तरीका ये है सवालिया फ़िक़रात का कि सबसे पहले इमदादी फ़ेल फ़ाइल की नौइयत के मुताबिक लगाएं, उसके बाद फ़ाइल लगा दें, तो इस तरह ये सवालिया जुमला बन जाएगा। सबसे पहले आपने लगाना है हेल्पिंग वर्ब, वो क्या है? या तो डू होगा या डज़ होगा। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है,
तीसरे नंबर पर वर्ब की पहली फॉर्म लगाएं, चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट लगाएं और पांचवें नंबर पर सवालिया निशान लगाएं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएं डू या डज, फिर सब्जेक्ट लगाएं, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगाएं, फिर ऑब्जेक्ट लगाएं, आखिर में सवालिया निशान लगाएं तो जुमला सवालिया बन जाएगा। मिसाल इसकी जैसे क्या वो दरवाजे पर दस्तक देता है, क्या वो दरवाजे पर दस्तक देता है, आखिर में ता है आ रहा है, समझ आ गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सवालिया निशान देकर हमें ये समझ आ गया कि ये सवालिया जुमला है। तो तरीक़ाकार क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कौन सा लगेगा, डज लगेगा, क्योंकि आगे ही आ रहा है, वो आ रहा है, तो वो की इंग्लिश ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए डज लगेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमने डज लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया। ऊपर वाली तरतीब को देखें, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट है ना, तो हमने सब्जेक्ट लगाया ही और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाई दस्तक देना नॉक, और उसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट लगाया एट द डोर और लास्ट में सवालिया निशान लगाया, तो जुमला पूरा हो गया। डज ही नॉक एट द डोर। दूसरा जुमला, वो दरवाजे पर दस्तक क्यों देता है, तो इसमें इस ऐसे जुमले कहते हैं कि इसमें सवालिया लफ्ज़ आ गया। तो पहला जुमला जो है डज ही नॉक एट द डोर, इसी के शुरू में वाई सवालिया लफ्ज़ क्यों की इंग्लिश लगा दें, बाकी तरतीब यही होगी। वाई डज ही नॉक एट द डोर, वो दरवाजे पर दस्तक क्यों देता है। क्या वो गरीबों की मदद करता है, डज ही हेल्प द पुअर। अगर इसमें सिफ्त से पहले दा लगा दिया जाए तो वो इसम जमा बन जाता है। ये बात इसलिए बताई जा रही है जी, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपके जहन में ये आ रहा होगा कि क्या वो गरीबों की मदद करता है, इसमें डज ही हेल्प द पुअर आ रहा है। पुअर तो वाहिद लफ्ज़ है, पुअर का माना तो गरीब है, तो यहाँ उर्दू के जुमले में तो गरीबों यानी जमा का लफ्ज़ आ रहा है, तो यहाँ पुअर्स आना चाहिए, एस का इजाफा होना चाहिए। तो नहीं भाई, एस का इजाफा इसके साथ नहीं होगा। अगर गरीब वाहिद का लफ्ज़ है तो उसकी इंग्लिश पुअर है, और अगर गरीब जमा का लफ्ज़ है तो इसकी इंग्लिश द पुअर है। तो देखें, डज ही हेल्प द पुअर आ रहा है, तो द पुअर का जो लफ्ज़ है इसका माना गरीबों है। तो इसी बात को समझाने के लिए हमने कहा कि अगर इसमें सिफ्त से पहले दा लगा दिया जाए तो वो इसम जमा बन जाता है। तो ये इसमें सिफ्त है, गरीब होना अमीर होना ये सिफ्त है, इसलिए इससे पहले जब दा लगाएंगे तो ये जमा बन जाएगा, और जब दा के बगैर आएगा तो फिर ये वाहिद होगा। तो देखें, पुअर का माना गरीब और आगे दा पुअर जो है इसका माना है गरीबों। जी, तो थोड़ी सी और मिसालें भी हमने इसकी दी हैं, जैसे रिच यानी अमीर होना, ये भी एक सिफत है। ब्लाइंड अंधा होना, ब्रेव बहादुर होना, ये इसमें सिफत हैं। तो अगर ये दा के बगैर हैं, जैसे रिच, ब्लाइंड और ब्रेव, तो ये इन वाहिद का माना देंगे, यानी एक अमीर आदमी रिच का माना होगा, ब्लाइंड का माना एक अंधा और ब्रेव का माना एक बहादुर। जब इनके साथ दा लगेगा तो फिर ये जमा वाला माना देंगे, रिच का माना अमीर, दा रिच का माना अमीरों। इसी तरह ब्लाइंड का माना अंधा, द ब्लाइंड का माना अंधों, ब्रेव का माना बहादुर, द ब्रेव का माना बहादुरों। कुछ जुमले हैं ये देख लें। हम बहादुर लोगों की इज्जत करते हैं, वी रेस्पेक्ट द ब्रेव। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट कब खेलते हैं, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट। आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लाइव। वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल कब जाता है, व्हेन डज़ ही गो टू स्कूल। वो स्कूल क्यों जाता है, वाई डज़ ही गो टू स्कूल। स्कूल कौन जाता है, हु गोज़ टू स्कूल। ख़त कौन लिखता है, हु राइट्स अ लेटर। ये जुमले बिल्कुल उसी तरतीब से हैं जो हमने आपको बता दी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सादा जुमला है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट लगेगा। जो मनफी जुमला है उसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लगेगा। जो सवालिया जुमला है उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा और आखिर में सवालिया निशान लगेगा। खुलासे के तौर पर मैंने दोबारा तीनों चीज़ें बता दी। आखिर में आपके फ़ायदे के लिए एक छोटी सी बात कि अगर फ़िक्रे में ज़रूर या वाकई के अल्फाज आ जाएं तो फिर बनाने का तरीका मंदरजा झेल है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। सादा जुमला था वो स्कूल जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस ही है लेकिन इसमें ज़रूर का लफ्ज़ आ रहा है। अगर हो वो स्कूल जाता है तो इंग्लिश है ही गोज़ टू स्कूल। अगर ए ज़रूर का लफ्ज़ यानी वो ज़रूर स्कूल जाता है
तो फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डज़ का इजाफ़ा कर देंगे। और मैं ज़रूर गरीबों की मदद करता हूँ, इसमें आई आ रहा है तो इसके साथ डू हेल्पिंग वर्ब का इजाफ़ा होगा। तो मतलब कहने का ये है कि सादा जुमले में अगर ज़रूर का लफ्ज़ आ जाए तो फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो ज़रूर वाला माना हो जाएगा। जैसे वो ज़रूर स्कूल जाता है, ही डज़ गो टू स्कूल, मैं ज़रूर गरीबों की मदद करता हूँ, आई डू हेल्प द पुअर। इस टेंस को पक्का करने के लिए, और अगर आप ये चाहते हैं कि ये टेंस आपको अच्छी तरह आ जाए, तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका है कि आपके सामने ये जो जुमले हैं जितने भी इस टेंस में आए हैं, आप इनमें से हर एक जुमला जो है उसका पॉजिटिव भी बनाएं, उसका नेगेटिव भी बनाएं, और उसका इंटरोगेटिव जुमला, इंटरोगेटिव सेंटेंस वो भी बनाएं। यानी तीनों कैटेगरियाँ जो हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, तीनों में आप एक ही जुमले को लेके जाएं, तो इस तरह ये टेंस आपको बेहतरीन याद हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए कि पहला जुमला है वो वक्त पर पहुंचता है, तो इसकी इंग्लिश है ही रीच्स इन टाइम। इसी को आप मनफी बनाएं, वो वक्त पर नहीं पहुंचता है, ही डज़ नॉट रीच इन टाइम। इसी को सवालिया बनाएं, क्या वो वक्त पर पहुंचता है, डज़ ही रीच इन टाइम। इसी तरह इस टेंस में जितने भी जुमले आए हैं उन सब के आपने पॉजिटिव भी बनाने हैं, नेगेटिव भी बनाने हैं और इंटरोगेटिव भी बनाने हैं। तीनों किस्म के जुमले बनाकर आप मश्क करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।